हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संधि समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसे जो संधि समझने का डर है वह दूर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं पूर्व की वीडियो में संधि के त्रिविध भेदों की चर्चा किए थे, उसमें हमने बताया था कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसके अंतर्गत मैं स्वर संधि का यह वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो ये स्वर संधि हमने बताया था कि जब पूर्व पद का अंतिम वाला जो वर्ण है वह स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो यहाँ से बनने वाली जो संधि है वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि में हमने प्यारे छात्रों आपसे कहा था कि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर का होना जरूरी है, यानी पहले वाले शब्द के अंतिम में और बाद वाले के पहले में, इन दोनों जगह स्वर होना जरूरी है। स्वर यहाँ पर भी हो और स्वर यहाँ पर भी हो तो निश्चित रूप से वहां पर स्वर संधि होती है। अब कुछ छात्रों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर कोई संधि पद दिया रहता है परीक्षा में और कहता है कि उसका विग्रह कर दीजिए, तो हम कैसे जान पाएंगे कि इसमें स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है अथवा कौन सी संधि है। तो छात्रों, इसकी भी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कि कैसे दो शब्दों को अलग अलग आप कर पाएंगे और कैसे जान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। फिलहाल आप इस स्वर संधि को ध्यानपूर्वक समझ लें कि स्वर संधि में दोनों शब्द के अंत में यानी दोनों तरफ स्वर ही मिलते हैं, स्वर मिलते हैं, यानी पहले वाले शब्द के अंतिम में भी स्वर होगा और बाद के प्रथम में भी स्वर होगा। तो जैसे कि कोई भी एक उदाहरण ले लें छात्रों, जैसे मान लीजिए कि हमने माला ले लिया और आकार ले लिया, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ला में आ है, क्योंकि आ हम जब चुरा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माल, क्योंकि आ हमने चुरा लिया। तो इधर भी देख रहे हैं कि ला में आ है और बाद में भी क्या मिला, आ है, तो दोनों तरफ स्वर है कि नहीं। ये छात्रों हो सकता है कि एक तरफ ह्रस्व हो, छोटा हो, दूसरी तरफ दीर्घ बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है, या किसी तरफ छोटा छोटा हो सकता है, बड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों प्रकार से स्वर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखा आपने कि इधर भी आ है, इधर भी आ है, तो एक बात तो आप जान गए कि इसमें स्वर संधि है, स्वर संधि है। अब कौन सी स्वर संधि है ये भले न जान पाए, लेकिन आप स्वर संधि को पहचानना जान जाएंगे कि निश्चित रूप से मालाकारः जो शब्द है वो मालाकारः में स्वर संधि। अब जैसे जैसे संधि पद दिया रहे तो आपको करना क्या है, इसमें आप जानते हैं कि कोई संधि पद है तो इसमें दो पद होना है। अब आपको ऐसा बनाइए कोई शब्द कि दो पद बन जाएं, तो आप बनाएंगे माल, शब्द तो होता ही नहीं माल, तो आप माला ही करेंगे, और कारा नहीं होगा, आकारा होगा, आकार देने वाला, तो मालाकारा माने होता है प्यारे छात्रों माली, यानी माला को आकार देने वाला माली। इसी प्रकार से चर्मकारः से चमार, स्वर्णकारः से सुनार, तो इस प्रकार से जातिवाचक शब्द बन जाते हैं प्यारे छात्रों। तो हमने यहाँ पर स्वर संधि के बारे में चर्चा किया। अब ये स्वर संधियां होती कितनी है, स्वर संधियां 8 प्रकार की होती हैं प्यारे छात्रों, आप जाने। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, दूसरा यण स्वर संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, पांचवा आयादी स्वर संधि, छठा पूर्व रूप स्वर संधि, सातवां पर रूप स्वर संधि और आठवां प्रकृति भाव स्वर संधि, प्रकृति भाव स्वर संधि। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से संधि के, स्वर संधि के खासकर 8 भेद हैं जो कि कक्षा
9 से लेकर कक्षा 12 तक आपको ये 5 संधियां पढ़ना होता है प्यारे छात्रों, खासकर साइंस के विद्यार्थियों के लिए। दीर्घ स्वर संधि और इसके साथ साथ यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आयारी स्वर संधि, यानी ये 5 स्वर संधियां कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जो आर्ट साइड के स्टूडेंट रहते हैं, जो प्रॉपर कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ते हैं, वह पूर्व रूप और पर रूप इन 2 स्वर संधियों को भी पढ़ते हैं। फिर ग्रेजुएशन में आप जाते हैं, वहां संस्कृत पढ़ने का मौका मिलता है आपको, तो आपको वहां प्रकृति भाव भी पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से स्वर संधियां हैं। अब इन स्वर संधियों को कैसे हम समझ पाए, इसके बारे में हम एक चार्ट बना रहे हैं प्यारे छात्रों। आप उस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरी स्वर संधियां आप एक दृष्टि में एक चार्ट को देखने के बाद समझ जाएंगे, और कभी भी कोई भी उदाहरण आएगा स्वर संधि का तो वह आपसे कतई गलत नहीं होगा। तो कैसे आप उसको समझे, तो हम यहाँ पर चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट को आप देखें ध्यानपूर्वक। देखिए प्यारे छात्रों, वो चार्ट हम बना रहे हैं। अक, धन, समान वर्ण बराबर दीर्घ, ये पहला बन गया प्यारे छात्रों। दूसरा है इक, धन, असमान स्वर बराबर यण। नंबर 3 ह्रस्व अ या आ, धन, इक बराबर गुण। नंबर 4 अ आ, धन एच बराबर वृद्धि। नंबर 5 एच, धन, असमान स्वर बराबर आयारी। ये प्यारे छात्रों एक चार्ट हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब इस चार्ट के माध्यम से आप दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि और आयारी स्वर संधि आदि की परिभाषाएं अपने से आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं अपने से, तो चलिए मैं इसके बारे में, तो देखें प्यारे छात्रों, आप पढ़ चुके हैं कि संधि में 2 शब्द या पद हुआ करते हैं, और पहले वाले शब्द के अंतिम वाले अक्षर में और बाद वाले के प्रथम अक्षर में यहाँ संधि होती है। आप पढ़े थे नियम, परः सन्निकर्षः संहिता आदि हमने आपको बताया था कि परः सन्निकर्षः संहिता आदि नियम के आधार पर महर्षि पाणिनि के आदेशानुसार एक दूसरे के सन्निकट वर्णों के आने पर संधि हो जाती है। तो आप गणित पढ़ते हैं तो उसमें भी समीकरण वगैरह बनाते होंगे आप, तो यहाँ पर भी एक समीकरण ही हमने बना दिया है। तो मैसर सूत्र अगर पढ़े हैं तो आप पढ़े होंगे कि अ ई उ री ली क ए उंग ऐ औ पढ़े होंगे। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे तो आप ये भी अपने से जान सकते हैं प्यारे छात्रों। तो अ से लेकर क तक आप जब पढ़ेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थी तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे अ ई उ, आरा नहीं लेंगे क्योंकि ये हलंत्य वर्ड होते हैं, हलंत्यम से इनकी संज्ञा हो जाती है, तस्लोपस इनका लोप हो जाता है। 14 महर्षि सूत्र में जो अंतिम के पूर्ण व्यंजनांत वर्ण है वो हलंत्यम से इस संज्ञक हैं और तस्लोपस से लुप्त हो जाते हैं। अतः जब ही प्रत्याहार की परिगणना होती है तो उन वर्णों को हम छोड़ देते हैं। तो अ ई उ फिर री और ऋ, ये छात्रों 5 स्वर आ जाते हैं अप प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक, तो अब ये कह रहा है हमारी परिभाषा कि अक हो पहले और बाद में समान वर्ण हो, यानी वही रिपीट हो, वही चीज वहां भी आ जाए। अगर दोनों तरफ समान हो यानी कि यहां भी वही समान हो। अब आप कहेंगे सर क्या इधर जैसे अ हो, क्या इधर भी अ जरूरी है? तो नहीं, अ जरूरी नहीं है। अ छोटा भाई है, आ बड़ा भाई है, आ
ये 3 प्लुत वाला ये भी बड़ा भाई है। तो इस प्रकार से कोई भी स्वर जो होता है प्यारे छात्रों तो निश्चित रूप से 18 प्रकार का होगा, ई 18 प्रकार की होगी। तो ये सभी भाई हैं, तो ये दोनों भाई समान वर्ण कहलाएंगे। भाई बड़े भाई के नाम से अगर निमंत्रण आ गया तो एक छोटा भाई क्या नहीं जाएगा, तो छोटा भाई तो अपने से जाएगा। तो यहाँ पर समान वर्ण का तात्पर्य हुआ कि प्यारे छात्रों उस जैसा ही समान वर्ण, चाहे वो लघु हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे वो प्लुत हो, कुछ भी अगर ऐसा है और समान वर्ण है तो वहां पर दीर्घ वर्ण हो जाएगा, ऐसा आपको जानना चाहिए। तो यहाँ अब का तात्पर्य हुआ ये 5 वर्ण। तो हमारी परिभाषा बता रही है कि अकः सवर्णे दीर्घ। तो आप पढ़े हैं सूत्र प्यारे छात्रों, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति रामा की तरह लगी है और दीर्घा में भी प्रथमा विभक्ति लगी है, और यहाँ सवर्णे में सप्तमी विभक्ति लगी है। तो निश्चित रूप से अक के सवर्णे होने पर दीर्घ होता है, यानी अक के समान वर्ण होने पर दीर्घ बहुत ही दीर्घ होता है। तो परिभाषा बनी, जब पूर्व पद का या पूर्व शब्द का जो अंतिम वाला वर्ण है, जब इस अक प्रत्याहार के वर्णों अ, ई, उ, री और री, इन 5 वर्णों में से कोई एक आ जाए, एक हो, और बाद में उत्तर पद या बाद वाले शब्द का जो पहला अक्षर है यदि इन्हीं का समान भाई हो जाए, समान भाई हो, तो उन दोनों वर्णों के स्थान पर, यानी पहले के शब्द के अंतिम वाले पर और बाद के प्रथम वाले, इन दोनों वर्णों के स्थान पर उसी का दीर्घ वर्ण, उसी का बड़ा वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लें प्यारे छात्रों, जैसे गिरी और ईसा। अब आप यहां पर देखिए गिरी और ईसा है, इधर आप क्या देखिए, इधर आप छोटी ई देखिए, लेकिन इधर क्या देखिए, ये बड़ी ई है तो सवर्ण, दोनों समान वर्ण, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो सकता है यहाँ बड़ी होती वहां छोटी होती, या हो सकता है इधर भी छोटी है इधर भी छोटी होती, हो सकता है इधर भी बड़ी होती उधर भी बड़ी, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ समान वर्ण का तात्पर्य है, चाहे वो लघु लघु से मिले, चाहे लघु गुरु से मिले, चाहे गुरु लघु कुछ भी मिले, लेकिन वो समान वर्ण हो। अगर ऐसा समान वर्ण दोनों तरफ मिल रहा हो तो उसी का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, तो ई और ई से मिलेगा तो ई ही रहेगा, तो बड़ी ई रहेगा, तो ई और ई मिला और बड़ी ई बन गया। प्यारे छात्रों, हमने ई को यहाँ से चुरा लिया और अब ये कैसे बन गया, पूर्ण व्यंजन वर्ण बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वर था, स्वर को हटाया, ये पूर्ण व्यंजन बन गया। अब छोटी ई और बड़ी ई मिली और बन गई बड़ी ई, और यहाँ स बचा हुआ है तो स को भी ले ले। अब मिलाएंगे प्यारे छात्रों, तो ये पूर्ण व्यंजन व्यंजनांत कब, जब स्वर मिल जाएगा तो ये गिरी बन जाएगा और स निकाल लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर गिरी हो गया और ये स तो बचा ही है, गिरीश। इस प्रकार से हो जाएगा। कोई भी आप इसी प्रकार से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि और भी उदाहरण ले लें, जैसे वधु है और यहाँ उत्सव को ले लें। अब आप देख रहे हैं इधर बड़ाऊ है, पहले बड़ाऊ मिल गया और बाद में छोटाऊ है तो दोनों सवर्ण, तो दोनों सवर्ण है तो क्या होगा, गुरु होगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ से ऊ को गायब करेंगे तो क्या होगा, ये पूर्ण व्यंजनांत हो जाएगा। और छोट बड़ाऊ और धन छोटाऊ बराबर बड़ाऊ, बड़ाऊ हो गया। और आधा त सव बचा है, धन आधा त सव आप उतार लें और अब सबको मिलाएं तो ये कब मिलेगा, बड़ाऊ हो जाएगा तो बधु बन जाएगा, बधु बन गया, आधा त सव उतार लें। तो इस प्रकार से आप समझ कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से समान वर्ण समझ पाए होंगे। और री का दीर्घ नहीं होता क्या छात्रों, तो दीर्घ ही 4 का होता है। तो एक उदाहरण बच रहा है, जैसे री का उदाहरण ले लें, जैसे पितृधन ऋणम, या यहाँ पे ले लेते हैं, पितृ है और इधर ऋणम है। तो अब यहाँ पर भी री देख रहे हैं, यहाँ पर भी री है और यहाँ पर भी री है, तो दोनों तरफ री है तो दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी। तो पितृ, अब यहाँ से री गायब करेंगे तो क्या होगा, आधा तो हो जाएगा पित, और री भी का बड़ी री, धन बड़ी री, बड़ी री। अब क्या हुआ, अब ये आड़ा और मोर्चा है, आड़ा और मोता है। अब सबको मिलाएं तो ये हालत कब गायब होगा, जब री मिल गया। जब री मिलेगा तो क्या इसकी ये बनेगा
ये इस प्रकार से बन गया पितृ, और रंग को उतार लें, पितृ बन गई सन। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना आना चाहिए प्यारे छात्रों। तो दीर्घ स्वर संधि आप समझ पाए होंगे, जब पहले वाले शब्द का अंतिम वाला वर्ण इस अक प्रत्याहार के वर्णों में से कोई एक हो और बाद में इसी का समान वर्ण कोई आ जाए, तो उन दोनों वर्णों को मिला करके उन दोनों वर्णों के स्थान पर उसी का दीर्घ वर्ण आदेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों हमने आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया। तो इसी प्रकार से अन्य भी संधियों का आप चाहें तो अपने भाषा शैली में परिभाषा आप स्वतः ही बना सकते हैं, और अपने से लिख करके परिभाषा जब याद करेंगे प्यारे छात्रों, तो निश्चित रूप से आपके समझ में संपूर्ण परिभाषाएं आ जाएंगी। जो व्याकरण की क्लिष्टताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और व्याकरण बड़े ही सहज और सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः अग्रिम संधियों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।